देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स को कवर कर लिया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम सिलिकेट्स का फॉर्मूला लिखते हैं, सिलिकॉन्स आप लोगों को शायद ठीक से समझ में नहीं आया तो एक बार वापस रिव्यू लेते हैं सिलिकॉन्स का। मैंने आपको बताया था जब हमको सिलिकॉन्स बनाने होते हैं तो सिलिकॉन्स के जो स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल बताओ स्टार्टिंग मटेरियल कौन कौन होता है? ये आपके पास होते हैं R2SiCl2 या फिर RSiCl3, डिपेंडिंग ऑन हम इनमें से कौन सा कंपाउंड यूज कर रहे हैं। हमारे पास अलग अलग तरीके के क्या बनेंगे, सिलिकॉन्स बनेंगे। इन कंपाउंड का जो नाम है इनको हम एल्काइल क्लोरोसिलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइन क्लोरोसिलेंस। तो होगा क्या, जैसे मान लो मैं R2 से क्या बनेंगे, सिलिकॉन्स बनेंगे। इन कंपाउंड का जो नाम है इनको हम एल्काइल देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स को कवर कर लिया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम सिलिकेट्स का फॉर्मूला लिखते हैं, सिलिकॉन्स आप लोगों को शायद ठीक से समझ में नहीं आया तो एक बार वापस रिव्यू लेते हैं सिलिकॉन्स का। मैंने आपको बताया था जब हमको सिलिकॉन्स बनाने होते हैं तो सिलिकॉन्स के जो स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल बताओ स्टार्टिंग मटेरियल कौन कौन होता है? ये आपके पास होते हैं R2SiCl2 या फिर RSiCl3, डिपेंडिंग ऑन हम इनमें से कौन सा कंपाउंड यूज कर रहे हैं। हमारे पास अलग अलग तरीके के क्या बनेंगे, सिलिकॉन्स बनेंगे। इन कंपाउंड का जो नाम है इनको हम एल्काइल क्लोरोसिलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइन क्लोरोसिलेंस। तो होगा क्या, जैसे मान लो मैं R2SiCl2 लेता हूं तो जो R2SiCl2 मैं लूंगा इसके हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, आपके पास जो दो Cl है उनको कौन रिप्लेस कर देते हैं, दो OH, ठीक। तो रिप्लेसमेंट के बाद आपके पास क्या स्पीसी बनेगी, स्पीसी कुछ ऐसी बनती है Si OH एंड OH। अब क्या होगा, ये एक सिंगल यूनिट है, ये अपने ही जैसी दूसरी यूनिट के साथ क्या होगी, ज्वाइन होगी और उसके साथ क्या फॉर्म करेगी, एक पॉलीमर फॉर्म करेगी। दैट मींस यहाँ पर क्या होगा, ये आपका सिलिकॉन एटम है, ये R इधर आ गया OH, इधर भी आ गया OH, ये अपने ही जैसे एक और एटम के साथ, मॉलिक्यूल के साथ सॉरी, R यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर आ गया OH। इन दोनों के बीच में क्या होगा, वाटर रिमूव होगा और इस तरह से SiOS लिंकेज के थ्रू जैसे अपने अगले यूनिट के साथ लिंक हो जाएगा और इस तरह से एक बहुत लंबी चेन बन जाएगी। तो ये जो होता है आपके पास हम लीनियर सिलिकॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर सिलिकॉन, सही है। तो इस तरह से एक्सटेंड होता जाएगा और आगे तक ये कनेक्ट होता जाएगा। अब अगर मुझे इस चेन को ब्लॉक करना है, मान लो मुझे इस यूनिट के बाद चेन को खत्म करना है, मैं नहीं चाहता हूं कि चेन और आगे बढ़े, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कंपाउंड का यूज कर लूंगा, इसके साथ में मिक्स कर दूंगा R2SiCl2 इज देन मिक्स्ड विद R3SiCl और इसके हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Si
OH, वो OH यहाँ पर कंडेंस होकर O बना लेगा। अब देखो फंक्शनल ग्रुप कौन था, OH, जिसकी वजह से क्या हो रही थी, बॉन्डिंग हो रही थी। बताओ क्या इस पॉइंट के बाद अब फर्दर बॉन्डिंग हो सकती है? तो इस चेन को ब्लॉक करने के लिए, जहां पर मैं चेन को टर्मिनेट करना चाहता हूं, उस पॉइंट पर मैं इसके साथ क्या मिक्स कर दूंगा, R3 से Cl मिक्स कर दूंगा और ये चेन फर्दर एक्सटेंड नहीं हो पाएगी। तो R2 से Cl2 के हाइड्रोलाइसिस से कंपाउंड बनता है और इसके पॉलीमराइजेशन से आपके पास क्या मिलता है, लीनियर सिलिकॉन। अगर आप कंट्रोल्ड हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो यहां पर आपको साइक्लिक सिलिकॉन भी मिल सकता है। जैसे ट्राइमेरिक सिलिकॉन है, 3 यूनिट्स है जो आपस में क्या हो जाएंगी, ज्वाइन होकर एक साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म करेगी लाइक दिस। तो ये आपके पास कैसा सिलिकॉन है, एक साइक्लिक सिलिकॉन है। ठीक, इसके अलावा अगर आपको क्रॉस लिंक सिलिकॉन बनाना है, क्रॉस लिंक सिलिकॉन, तो क्रॉस लिंक का सिलिकॉन का मतलब क्या है, इस चेन के साथ साथ ऊपर की तरफ भी बॉन्डिंग होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में आपको बॉन्डिंग करनी है उतने आपके पास OH ग्रुप होने चाहिए। तो उस केस में क्रॉस लिंक सिलिकॉन के लिए आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो कौन होगा, RSiCl3 होगा। इसके हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलेगा, RSiOH होल थ्राइस। और अब देखो ये सिलिकॉन 3 डायरेक्शंस में OH लेकर बैठा हुआ है। अब ये 3 डायरेक्शन में क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। मान लो R ग्रुप इधर है, इधर एक और OH है, इधर एक और OH है, तो इसके थ्रू कनेक्ट होगा। और इस तरह से आपके पास क्या होगा, एक क्रॉस लिंक सिलिकॉन फॉर्म होगा लाइक दिस। ये फर्दर एक्सटेंड होता जाएगा और जब आपको इसको भी रोकना हो तो आप फिर से क्या मिक्स कर सकते हो, R3 से Cl मिक्स कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये सिलिकॉन की कहानी थी। अब बोलो आपको कोई डाउट है तो? नहीं है, ऑल डन। चलो, तो ये थे आपके सिलिकॉन्स के बाद देखो हम बात करते हैं एक और स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स की, जिन्हें हम बोलते हैं जियोलाइट्स। क्या बोलते हैं, जियोलाइट्स। जियोलाइट्स क्या होते हैं, जियोलाइट्स आर बेसिकली दीज आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स। क्या होते हैं ये, एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। अभी एल्यूमिनोसिलिकेट्स कैसे बनते हैं, बड़ी आसान सी बात है। आपके पास इन द 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ SiO2, if some silicon atoms are replaced by aluminium atoms, the structure acquires negative charge and is known as एल्यूमिनोसिलिकेट्स। तो आप देखें जो आपकी सिलिका की स्ट्रक्चर है, सिलिका की स्ट्रक्चर कैसी होती है, SiO SiO SiO, इस तरह से 3 डायमेंशनल लिंकेज बनता है जिसमें सिलिकॉन एटम्स के बीच में क्या होते हैं, ऑक्सीजन एटम्स होते हैं लाइक दिस। अब देखो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अगर आप इनमें से कुछ सिलिकॉन एटम्स को किससे रिप्लेस कर दो, एल्यूमिनियम से, बताओ एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3। तो जो एक इलेक्ट्रॉन था वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्री हो जाएगा और आपके क्रिस्टल के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप ध्यान रखें सिलिका की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर अगर कुछ सिलिकॉन एटम्स को हम एल्यूमिनियम एटम से रिप्लेस कर दें तो ऐसी जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिकेट्स यानी एल्यूमिनोसिलिकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्यूमिनोसिलिकेट्स। सिलिका के स्ट्रक्चर में कौन आ गया है, एल्यूमिनियम आ गया है। तो इसके एग्जांपल्स होते हैं, फेल्सपार हो गया, फेल्सपार जियोलाइट का ही नाम है, कंपाउंड का नाम है, एल्यूमिनोसिलिकेट का एक टाइप होता है। इसका एग्जांपल है जैसे KAl Si3O8 या फिर NaAl Si3O8। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस फेल्सपार नाम याद रखना है। फेल्सपार बेसिकली एक एल्यूमिनोसिलिकेट होता है। या फिर आपके जो जियोलाइट्स होते हैं, जियोलाइट्स भी क्या होते हैं, यही आपके एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं। तो जियोलाइट बोल दो
या फिर एल्यूमिनोसिलिकेट बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, एक बात तो हुई है। अब जियोलाइट्स काम क्या करते हैं? देखो जियोलाइट्स बहुत जगह पर काम आते हैं। जियोलाइट्स के कुछ मेन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये जियोलाइट्स आप आगे चलकर सरफेस केमिस्ट्री के अंदर भी नाम सुनोगे जियोलाइट्स के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। दीज एक्ट एज शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट्स। इनमें क्या होता है, दे हैव pores of specific size on their surface। इनकी सरफेस पर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो जिस रिएक्शन को ये कैटलाइज करते हैं उसका रिएक्टेंट उन पोर्स के अंदर आकर बैठ जाता है और फिर रिएक्टेंट को वो एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं इंटरैक्ट करने के लिए, जिससे रिएक्शन की रेट क्या होती है, बढ़ती है। तो ये सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस को कैटलाइज कर सकते हैं जिनमें रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर साइज और इनके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट पोर्स का साइज क्या होता है, सेम। अदरवाइज ये और किसी रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनको किसके नाम से जानते हैं, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट के नाम से। So they have pores of specific size on their surface and they can catalyze only those reactions in which the size of reactants is similar to the size of pores। तो जहां पर साइज ऑफ पोर्स रिएक्टेंट की मॉलिक्यूलर साइज के बराबर होता है, सिर्फ उन्हीं रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं। यहां पर आपको ये सिर्फ ध्यान से रखना है कि ऐसा होता है। मेन चीज याद रखनी है कि एग्जांपल है, दिस इज कॉल्ड ZSM5। ZSM5 एक जियोलाइट का एग्जांपल है और ये क्या करता है, कन्वर्ट्स अल्कोहल डायरेक्टली टू पेट्रोल। इसे आप गैसोलीन भी बोलते हो। तो ZSM5 एक ऐसा कैटलिस्ट है, जियोलाइट है, जो अल्कोहल को डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट कर सकता है, पेट्रोल के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। अभी तक नहीं पूछा गया है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा सकता है, ध्यान रखना। हाँ हाँ, नहीं बेसिकली इथेनॉल को। ठीक है, तो ये उसको किसमें कन्वर्ट करता है, इथेनॉल को डायरेक्टली गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट करता है। तो रिएक्शन आपको याद रखनी है, ZSM5 इस जियोलाइट का आपको एग्जांपल याद रखना है। उसके अलावा जो जियोलाइट्स हैं वो फर्दर यूज होते हैं। जियोलाइट्स आर यूज्ड फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, जियोलाइट्स यूज करते हैं। तो इसके यूज है। और जियोलाइट्स जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, आपके एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं। तो ये एक और कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स है जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इनसे अभी तक कुछ नहीं पूछा गया लेकिन ये पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट है। यहीं पे खत्म होती है अपनी कार्बन फैमिली, कॉपी करें। इसके बाद शुरू करते हैं विद नाइट्रोजन फैमिली। चलिए, इसके बाद ये डालें नेक्स्ट अपनी अगली फैमिली, दैट इज 15th ग्रुप एलिमेंट्स। या फिर आप नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हो। और इन्हें हम निकोजेंस के नाम से भी जानते हैं। जैसे निमोनिया वैसे निकोजन। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये आपके 15th ग्रुप फैमिली के मेंबर्स हैं। निकोजेंस इनको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रीक वर्ड से उठाया गया है। निकोजेम्स बोलते हैं उसे हम। इसका मतलब होता है सफोकेटिंग। तो इनके जो मेनली कंपाउंड्स होते हैं वो सफोकेशन क्रिएट करते हैं, इस वजह से इनको हम किसके नाम से जानते हैं, निकोजेंस के नाम से जानते हैं। ठीक, 15th ग्रुप है, जनरल कॉन्फिगरेशन होगा NH2NP3। तो नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा, 2S2 2P3, फास्फोरस
3s2 3p3, ये क्या बन जाएगा 4s2 4p3, ये क्या बन गया आपका 5s2 5p3, और ये बन गया 6s2 6p3। बताओ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। कितने हैं? 5। तो इनकी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है? +5। उसके अलावा इनर्ट पेरिफेट के से कौन सी शो कर सकते हैं? +3। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा तो उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। इसलिए नाइट्रोजन क्या होता है? -3 भी शो करता है, फास्फोरस भी -3 शो करता है, ये भी शो करते हैं अपने हाइड्राइड्स के अंदर। तो ये +5 +3 और -3 इनकी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट होती है। ये आप सभी चीज जानते हो। इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप जाने पर लोअर स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। तो बिस्मथ के लिए स्टेबल स्टेट कौन सी होती है? +3, जबकि इन सब के लिए स्टेबल स्टेट कौन सी होती है? +5। याद है इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था हम लोगों ने? एसबी के लिए +5 स्टेबल। एसबी के बाद 6 इनर्ट पेयर इफेक्ट काम ही इसके बाद करता है ना। एसबी के बाद एब्जॉर्ब एलिमेंट्स आते हैं। हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट काम ही 5 to 6 पीरियड के बीच में करता है। तो बीआई के लिए +3 स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, ऊपर वाले क्या होगी? +5 स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। चलिए प्रॉपर्टीज को यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं। आप देखें, हम अगर बात करें एटॉमिक साइज, तो जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज दिस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और बताओ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? वो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, दैट इज अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। यस सर। जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है, इट इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेस टू बिस्मथ as due to inert pair effect, the lower elements can only form 3 bonds। तो देखें यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये s ऑर्बिटल क्या होते हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना कम कर देते हैं। जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है उसमें भी क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स काम में आते हैं। तो यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये क्या करते हैं? 5 या सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर पाते हैं बॉन्डिंग के अंदर। तो नाइट्रोजन से फास्फोरस मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फास्फोरस से आर्सेनिक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन आर्सेनिक से एंटीमनी और एंटीमनी से बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट वापस से क्या होता है? डिक्रीज। क्योंकि इन दोनों में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर वाले, उनको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराने टेंडेंसी क्या होती है? कम। तो एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है, ये आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना। इस ग्रुप में सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? आर्सेनिक का होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये कभी कभी ना टेबल से डेटा उठा के पूछता है, तो टेबल से उठाया हुआ डेटा ही है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान रखना है इसका। आर्सेनिक की अपने ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। रीजन, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट की टेंडेंसी बढ़ेगी, जो अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन है उनको बॉन्डिंग के अंदर यूज नहीं करवा पाएगा। एसबी और बीआई के अंदर इनर्ट हाँ, या डोमिनेट करना शुरू कर देगा ना, इसलिए। उसके बाद देखें और भी कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कस करनी है अबाउट दिस फैमिली। कॉमन मैं चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी तो फिर हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज की भी यहाँ पर बात कर ही लेंगे। देखो आयनाइजेशन देख ही लिए, मेल्टिंग पॉइंट आपका हो गया है। हाँ, आप लिख लो उसको, नहीं वो हाइड्रेट वगैरह अपन कंपाउंड्स बना के डिस्कस करेंगे अलग अलग, कुछ और जनरल प्रॉपर्टीज। एक देखो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, वो भी आप यहाँ पे देख लो। नाइट्रोजन फॉर्म्स p-pi bond with itself and other second period elements। अच्छा, p-pi। ठीक है, तो इसी टेंडेंसी की वजह से क्या होता है? ड्यू टू दिस टेंडेंसी it exists as a diatomic molecule N2 and is a gas।
देखो नाइट्रोजन क्या होता है, अपने ही दूसरे एलिमेंट के साथ मतलब एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या होती है, 2p बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग, जिसकी वजह से N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लो मॉलिक्यूलर मास है 28, वेंड्रोल फोर्सेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, गैस होती है। लेकिन अगर आप बाकी मेंबर्स की बात करो, फॉर अदर मेंबर्स the p-pi back bonding या the p-pi bonding is not effective due to large size of atoms. फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस दूसरे फॉस्फोरस से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है। 3p ऑर्बिटल है जो आपकी ओवरलैपिंग होती है, वो कैसी होती है, लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से ये p2 फॉर्म नहीं करता है। रादर ये क्या करते हैं, दीज एग्जिस्ट एज टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो फास्फोरस P2 क्या बनाता है, P4, आर्सेनिक भी AS4 बना सकता है, एंटीमनी भी Sb4 बना सकता है। तो P4 फास्फोरस का अगर आप देखो तो फास्फोरस की जो P4 यूनिट होती है उसमें सारे फास्फोरस क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं कुछ इस तरह से, और हर फास्फोरस के पास क्या प्रेजेंट होता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि फास्फोरस का साइज रिलेटिवली क्या होता है, नाइट्रोजन से बहुत बड़ा होता है। तो ये नाइट्रोजन का डिफरेंट बिहेवियर है। नाइट्रोजन इनमें क्या कर सकता है, p-pi मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और बाकी सब क्या होते हैं, इस तरह से सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और ध्यान रखना, फास्फोरस के सिंगल बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी की वजह से इसकी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि 15 ग्रुप में हाईएस्ट कैटेनेशन टेंडेंसी किसकी होती है, तो वो किसकी होती है, फास्फोरस की, क्योंकि इसके बाद आप और नीचे चलोगे तो एटम का साइज बढ़ता जाएगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ड्यू टू सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, phosphorus has the highest catenation property in this group. उसके अलावा एक और छोटी चीज जो आप पहले से जानते हो, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड नॉन अवेलेबिलिटी ক্লাসেস আমি বলছি টয়লেটে প্রিন্স সিং দরজাটা বন্ধ করতে কি এতটা অসুবিধা হয়? আজকেই শেষ হয়ে যাবে, তাই দুঃখে স্যারের ভিডিওটা দেখছি। আর খুব বেশি টাইম বাকি নেই। আরে তুই জল হাত দিচ্ছিস কেন? না না, এই আঙুলটা শুকনো। তেতাল্লিশ বেড়ে গেছে না? আরে দুঃখে স্যারের শোক সভা পালন করছে। লাস্ট 17 মিনিট আমিও দেখি। স্যার অসাধারণ বোঝায়, অসাধারণ। তুই ওটা নে, তুই কি বুঝবি? বুঝ দেখি না, ঠিক আছে। পি ব্লক তুই সেটাও বুঝবি কথা। করে। কি দেখ? পি ব্লক জিওলেমস, জিওলাইট सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और ध्यान रखना, फास्फोरस के सिंगल बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी की वजह से इसकी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि 15 ग्रुप में हाईएस्ट कैटेनेशन टेंडेंसी किसकी होती है, तो वो किसकी होती है, फास्फोरस की, क्योंकि इसके बाद आप और नीचे चलोगे तो एटम का साइज बढ़ता जाएगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो भी आप ध्यान रखना, ड्यू टू सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, single bond formation tendency, phosphorus has the highest catenation property in this group. उसके अलावा एक और छोटी चीज जो आप पहले से जानते हो, ड्यू टू small size and
non-availability vacant d orbitals. Nitrogen shows different behavior than other members. तो नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो बताओ नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता है। इसीलिए दैट इज वाई इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, PCl5 इज फॉर्म्ड बट NCl5 इज नॉट। PCl5 बनता है क्योंकि फास्फोरस के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वो क्लोरीन के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपने वैकेंट 3d ऑर्बिटल के अंदर अकोमोडेट कर सकता है। नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वो अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता। तो ये थी कॉमन प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कॉपी करें, फिर मूव करते हैं इस ग्रुप की कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज पर। चलिए फिर देखें इसके जो कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ कंपाउंड्स ये बनाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे मेनली डिस्कस करने हैं हाइड्राइड्स। तो देखो भूली बिसरी यादें ताजा होगी आज आपकी। हाइड्राइड्स कौन कौन होते हैं यहाँ पर, NH3, PH3, ASH3, SBH3। नाम बताएं प्रतियोगिता, नाम बताएं प्रतियोगिता। अबे अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, आर्सेनिक, आरसी। इसका नाम होता है स्टिल्बीन। ऐसा नाम भी पूछ सकते हो? नहीं पूछ ले यार। और ये होता है बिस्मथीन। ठीक है, तो ये इनके हाइड्राइड्स की नेमिंग है। एक तो ये आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। दूसरा देखें हाइड्राइड्स में सभी के पास क्या है, एक एक लोन पेयर है। बताओ सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? दूसरा सिर्फ एक का हाइड्रोजन होता है, बाकी सब नो हाइड्रोजन। वेरी गुड, बात आई। sp3, और इन सब में क्या एप्लीकेबल होता है, ड्रैगोस रूल। और ड्रैगोस रूल ये कहता है कि इन हाइड्राइड्स के अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। इसका कंडीशन है। तो फिर बॉन्डिंग कैसे होती है? प्योर ऑर्बिटल से। सो बॉन्डिंग अकर्स ये px p y and b से so bond angle is 90 बाय प्योर p ऑर्बिटल्स। और क्योंकि तीनों p ऑर्बिटल्स एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर होते हैं, px, py, pz, सो बॉन्ड एंगल्स जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली कितने होते हैं, 90 डिग्री के आसपास। तो इसका बॉन्ड एंगल तो होता है कितना, 107 4 या 7? डॉटर का 4 होता है। सो 107 डिग्री। px3 का बॉन्ड एंगल होता है 9। You have to sleep alone क्या ना? because anyone is not sleeping here. Neither man nor me nor Baba. বেকার ঝামেলা হচ্ছে। আচ্ছা ঝামেলা করে কি হবে? সপ্তাহে 2 দিন মজা এখন। আমি সব গুছিয়ে দেবো কিন্তু আজকে দেখ চারপাশ থেকে দেখে মনে হচ্ছে একটা রণক্ষেত্র চলে এসেছে চারপাশে, এমনভাবে পাতাগুলো চারপাশে ছড়িয়েছে, খুব বড় একটা কিছু পড়াশোনা নিয়ে হচ্ছিল এখন। কিন্তু কিছুই হয়নি। হয়নি, আমি ইন্টিগ্রেশন শিখলাম। ইন্টিগ্রেশন কি অত, তুই তো 3-4টা
আসো নি তো কটা অঙ্ক করলি? 3টে 4টে অঙ্ক করলি। নিচে 3টে 4টে 5টে ওটা আমার মাথায় ঢুকেছে জিনিসটা। চল আমি চালিয়ে দিই। এটাও বলছি একটা অঙ্ক বলছি করার 92 डिग्री के आसपास, ये होता है 91.8, ये होता है 91.3 और ये होता है 90। नहीं, डिफरेंस नहीं पूछता है। तो आप देखें, एक चीज आपसे पूछ सकता है, बॉन्ड एंगल कंपेयर करवा सकते हो। आपको साफ साफ दिख रहा है सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है? NH3 का। और डाउन द ग्रुप जाने पर बताओ बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो आप सिंपली लिख सकते हो कि बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। NH3 को छोड़कर बाकी सभी का बॉन्ड एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। जनरली डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड एंगल बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये क्या फॉलो करता है? ड्रैगोस रूल फॉलो करता है। बोलो कोई डाउट? समझ में आ रहा है? चलिए, इसके बाद आपको और क्या क्या यहाँ पे कंपेयर करना होता है? एक तो आपको इन हाइड्राइड्स का मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना होता है। क्या कंपेयर करना होता है? मेल्टिंग पॉइंट। बताओ ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट मैं बताऊं, हाँ, NH3 का सबसे ज्यादा, BiH3, फिर BiH3, फिर SbH3, फिर SbH3, BSH3, फिर AsH3। फिर BH3। क्यों? एक्चुअल में इसमें होता है कि सर पहले में H बॉन्डिंग होता है, फिर बाकी सब हाइड्रोजन फोर्सेस है। तो NH3 में तो क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इन सब में क्या होते हैं? वेंडरवॉल फोर्सेस, जो कि डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल होंगे मॉलिक्यूलर मास। तो BH3 का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, इसलिए उसके केस में क्या होगा? पॉइंट ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया। तो फिर बताएं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। BiH3, BiH3, NH3, 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 NH3 डालो जल्दी। NH3, अरे NH3 सही होगा। NH3, SH3। सर गलत लिखा है यार, आगे गलत लिखेगा ना। अच्छा, उसमें फ्लिपिंग ऑफ लिक्विड अमोनिया, लेकिन सर अच्छा उसमें BiH3 नहीं था, इसलिए सेकंड ऑर्डर। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें NH3 बॉइलिंग पॉइंट हम कंपेयर करते हैं लिक्विड फॉर्म में, जो सबके सब लिक्विड है। तो लिक्विड अमोनिया में क्या होती है? नाइट्रोजन फ्लिपिंग होती है। क्या होती है? सो ड्यू टू नाइट्रोजन फ्लिपिंग द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज। तो देखें सॉलिड अमोनिया जब हमने देखा था, तो सॉलिड अमोनिया में तो क्या होता है? ये लोन पेयर है, मूव नहीं कर सकता है। तो ये लोन पेयर आसानी से किसमें काम में आता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। लेकिन जब हम लिक्विड अमोनिया की बात करेंगे, तो लिक्विड अमोनिया में क्या होता है? ये आपके पास ऐसा प्लेन है, ये तीनों हाइड्रोजन है और ये लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या होता है? इस प्लेन के ऊपर और नीचे फ्लिप करता है। जब फ्लिपिंग होगी तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, लोन पेयर नीचे आ जाएगा, हाइड्रोजन इस वाले प्लेन में रह जाएंगे, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड पहले यहां बन रहा होगा वो ब्रेक होगा और अब नया हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा इस तरह से। तो क्या होता है? इस फ्लिपिंग की वजह से लोन पेयर लगातार इस प्लेन के ऊपर और नीचे फ्लिप करता रहता है। तो कभी इधर होगा लोन पेयर, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा। अगर ये लोन पेयर फिक्स्ड होता तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता? ज्यादा। क्योंकि लोन पेयर अनफिक्स्ड है, नॉन फिक्स्ड लोन पेयर है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है। इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी क्या होती है? डिक्रीज। और इसी वजह से NH3 का बॉइलिंग पॉइंट BiH3 और SbH3 से क्या आता है? कम। तो ये मैंने आपको 3 जगह पे याद करवा दिया। मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में याद करवा दिया इसको बहुत अच्छे से। ठीक है। उसके बाद शायद हाइड्रोजन चैप्टर में मैंने इसको याद किया था, हाइड्रोजन में या फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। ये नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, यहाँ वापस करवा रहा हूँ। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लें। इसके अंदर अभी हम ऑक्सीजन फैमिली पढ़ेंगे वहां पर, और हेलोजन नहीं, यहाँ वापस करवा रहा हूँ। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लें। इसके अंदर अभी हम ऑक्सीजन फैमिली पढ़ेंगे वहां पर, और हेलोजन। ये सबसे क्रूशियल आपके पास ऑर्डर्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरी चीज हम एक और चीज यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी इन्हीं हाइड्राइड्स की। तो अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो भाई देखो, थर्मल स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क होता है?
थर्मल स्टेबिलिटी में कंपाउंड के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। क्या होते हैं? कंपाउंड्स के बॉन्ड ब्रेक होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में कंपाउंड्स के बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक, तो थर्मल स्टेबिलिटी के केस में क्या होगा, आपको NH बॉन्ड, PH बॉन्ड, ASH बॉन्ड, SBH बॉन्ड, BIH बॉन्ड ब्रेक करना होगा। बताओ डाउन द ग्रुप जाने पर एटम का साइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो देखो अगर ये नाइट्रोजन है छोटा सा, हाइड्रोजन इससे भी छोटा होगा कुछ इतना। अब मैं नाइट्रोजन से मूव करता हूं फास्फोरस, बताओ क्या हाइड्रोजन की साइज बदलेगी? हाइड्रोजन तो उतना ही रहेगा। बताओ साइज किसका बढ़ेगा? फास्फोरस का। और नीचे आओ, आर्सेनिक का साइज क्या होगा? फास्फोरस से और भी बड़ा होगा ना। इस तरह से क्या होगा, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा, बताओ बॉन्ड की लेंथ क्या होती जाएगी? बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? NH3 सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा, फिर कौन होगा? PH3, फिर कौन होगा? ASH3, फिर SPH3, और सबसे कम थर्मली स्टेबल कौन होगा? BiH3। रीजन बड़ा ही आसान है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम, bond length increases and bond energy जो होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब देखो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन। क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन। इसीलिए यही सेम ऑर्डर होता है इनकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर का भी। सॉरी, हाइड्रोजन एटम रिलीज हो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तो उल्टा हो जाएगी। इतना लिख लो बस। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? जस्ट उल्टी हो जाएगी, क्योंकि उस केस में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होंगे तो हाइड्रोजन रिलीज होगी, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग फैक्टर किसका होगा? BiH3 का, और सबसे कम किसका होगा? आपके NH3 का। तो ये तीन ऑर्डर्स आप जरूर ध्यान रखें, अदरवाइज आप इनके अंदर क्या कर सकते हैं? गलती कर सकते हैं। कोई डाउट है? सर इसको पूछता एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन एटम ना रिलीज होगा। अभी तक तो नहीं पूछा है पर पूछ सकता है, मतलब कोई बहुत जरा चांसेस है। कोई सा भी एंट्रेंस, शायद JEE एडवांस में पूछा हुआ है। एंट्रेंस एग्जाम, मतलब कोई JEE एडवांस में तो एंट्रेंस है, नॉर्मल का पता नहीं मुझे, तो पूछ सकता है। और अभी तो JEE में ट्रेंड ये चल रहा है कि जो नहीं पूछा है वही पूछ रहा है। हाँ, टेबल की फॉर्म में गिवन है, ऐसे नहीं गिवन है। Sir, in case of NH3, the hydrogen bond is attached to the lone pair, and it's breaking and again getting attached to the same thing. Not same thing, the other hydrogen. It's continuously flipping. But the position is same. Position is different, no? This is on above this plane, this is below this plane. So it's broken as soon as it is formed. And in this case, it is fixed. It is always present here. In this case, it is not neither present here nor present here. Is Solid. In solid NH3, it is present in here. चलिए कॉपी करें, इसके बाद मिलते हैं इनके ऑक्साइड से और उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। सर जो मतलब 3 मिनट सर बैठना चाहिए सर, क्या वीडियो भाई। चलिए फिर देखते हैं, देखें ऑक्साइड्स इनके। तो मेनली हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस को देखने वाले हैं। अभी कोई प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि कौन कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन तो पूरी एक फैमिली ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है। रीजन, एज नाइट्रोजन कैन फॉर्म इफेक्टिव, या इफेक्टिव लिख लो, p5 bond with oxygen. It forms numerous oxides. तो कैटेगरी स्टार्ट होती है फ्रॉम NO, फिर और क्या बनाता है? N2O, और क्या बनाता है? NO, उल्टा कर दिया, N2 से शुरू करो, ये आएगा NO, फिर आपके पास आएगा N2O3, फिर आएगा NO2, और फिर आएगा N2O5। तो यहाँ पे आप देखें नाइट्रोजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? +1। यहाँ नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में होगा? +2। यहाँ नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में आ गया? +4। इनको चेंज कर दिया, 2 बार लिख दिया मैंने इसको।
N2NO, यहाँ पर कौन आएगा, N2O3 नाइट्रोजन कौन से स्टेट में आएगा, +3, NO2 नाइट्रोजन कौन से स्टेट में आएगा, +4, और N2O5 यहाँ नाइट्रोजन कौन से स्टेट में आएगा, +5। तो +1 +2 +3 +4 +5 अपने मैक्सिमम स्टेट में यहाँ पर आ चुका है। N2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, N ट्रिपल बॉन्ड N। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो 5 में से देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स ने शेयर किए, 3 इलेक्ट्रॉन्स ने शेयर किए, एक लोन पेयर इसके पास। अब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में पहले से ही कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो अगर इसको अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर दे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर, तो देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपके N2O की स्ट्रक्चर होती है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, N ट्रिपल बॉन्ड NO+-। समझ में आ रही बात आपको, हाँ डोनर एटम दिखा दिया ना। NO बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 5। तो 5 में ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बताओ, 6। तब शेयरिंग कैसे होगी, नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करता है, उससे आपके पास नॉर्मल 2 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अभी नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3। तो 3 में से क्या होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इन 3 में से नाइट्रोजन सिर्फ अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीजन यहां से 2 और इलेक्ट्रॉन देता है। इस तरह से आपके पास ये जो थर्ड बॉन्ड बनता है, ये आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या फिर आप इसे ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम से भी जानते हो। तो याद रखना, NO के अंदर कौन सा बॉन्ड बनता है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। जनरली एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहां पर जो तीसरा बॉन्ड बना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ पा रहे हैं, NO एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। क्योंकि एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, इसलिए नेचर में कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। सर जैसे कि मान लो आपने एक रूल बताया था ना, जैसे कि आपका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस देन नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि इसका वो ऑक्सी एसिड्स के लिए होता है और ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट के लिए जाता है वो। N2O3 के लिए भी अप्लीकेबल है ना, N सिंगल बॉन्ड N नहीं, NN बॉन्ड आएगा, वो नहीं आएगा बीच में। तो 2 एटम होंगे वहाँ पे सब जगह लगेगा ना, डायटोमिक होंगे जो भी। जैसे कि इधर +2 है, वो लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे कि तो एक ही तो एटम है उसमें। NON बॉन्ड कब बनेगा, जब 2 नाइट्रोजन एटम तो होने चाहिए एटलीस्ट। कुछ भी कर रहे हो। ये देखें N2O3 में क्या होगा, N2O3 एक्चुअली मिक्स ऑक्साइड होता है, NO और NO2 के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। तो एक्चुअली इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, सिंपल N डबल बॉन्ड O, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, ये नाइट्रोजन से कनेक्ट। देखो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1 2 3 4 5 काम में आ गए। इसका ये N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो ये आपके पास N2O3 की स्ट्रक्चर होगी। सिमिलरली NO2 फिर से आपका एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। यस सर, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड रहता है, बाकी डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ये आपके NO2 की स्ट्रक्चर हो गई। NO2 का ही डाइमर बनता है, क्योंकि इसका ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो ये डाइमराइज होता है फॉर्मिंग N2O4। N2O4 में क्या होगा, 2 NO2 के जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये अब शेयरिंग में आ जाएंगे और बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। इस तरह से आपके N2O4 की स्ट्रक्चर बनेगी। सर NO2 का हाइब्रिडाइजेशन होता है, NO2 का हाइब्रिडेशन sp3, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में हाइब्रिडेशन निकालना सिखाया था मैंने आपको। जब आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच्ड हो, तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, sp मिक्सिंग होगी और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, N2O5 बताओ, N2O5 में क्या होगा, अब ऑक्सीजन पर रखनी जगह कहाँ बची, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ON, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से ये ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के अलग अलग, और ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। कोई डाउट? इस तरह देखो, फास्फोरस के ऑक्साइड्स, फास्फोरस मेनली 2 तरह के ऑक्साइड फॉर्म करता है। एक आपके पास होता है P4O6 और एक होता है P4O10। आप चाहो तो इसको P2O3 भी बोल सकते हो, P2O3 होल ट्वाइस, और इसको आप P2O5 होल ट्वाइस। तो ये होगा फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड, ये होगा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। सर अगर जैसे कि मतलब वो 3 बॉन्ड बना है ना, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वो मतलब दिखाते कैसा, दिखा तो दिया, और कैसे दिखाते हैं, मतलब ऐसा नॉर्मल बॉन्ड की तरह दिखाते हैं।
देखिए इसके स्ट्रक्चर, यहाँ पे 4 फास्फोरस हैं, तो चारों फास्फोरस को आप ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट करना शुरू कर दें, स्ट्रक्चर अपने आप बन के हाथ में आ जाएगी, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। बाकी तीनों फास्फोरस के पास क्या प्रेजेंट होगा, लोन पेयर, और नेक्स्ट में जो लोन पेयर 2 बचे हैं वो ऑक्सीजन से कनेक्ट होने के काम में आ जाएंगे। तो P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O एंड P डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो अब ये तो हमने बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछ लेता है खैर कितने POP बॉन्ड होंगे और ये सब बता दो हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को इसके अंदर? चलिए कॉपी करें, फिर मूव करते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखें हेडिंग डालें नेक्स्ट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हम सबसे पहले मिलने ही नाइट्रोजन से जा रहे हैं, जिसको हम लोग डाई नाइट्रोजन बोलते हैं एक्चुअली, N2। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसके मेथड्स फॉर प्रिपरेशन, N2 को हम कैसे कैसे बनाते हैं। तो देखिए प्रिपरेशन के मेथड्स बहुत सारे हैं इसके।